जीतना और हारना यह तो आपकी सोच पर निर्भर करता है। मान लो तो हार होगी और ठान लो तो जीत होगी। सुप्रभात, मैं हूं आपके साथ दीक्षा कोहली। आइए नजर डालते हैं मुख्य गतिविधियों पर। संसद के बजट सत्र के दूसरे चरण का तीसरा सप्ताह। आपदा प्रबंधन संशोधन विधेयक 2024 और रेलवे संशोधन विधेयक 2024 में राज्यसभा में किए गए संशोधनों पर लोकसभा आज करेगी विचार। आप्रवास और विदेशियों विषयक विधेयक 2025 और गोवा राज्यसभा निर्वाचन क्षेत्र अनुसूचित जनजाति प्रतिनिधित्व का पुनः समायोजन विधेयक 2024 पर होगी चर्चा। राज्यसभा में वित्त विधेयक 2025 और विनियोग विधेयक संख्या 3 2025 पर होनी है चर्चा। त्रिभुवन सहकारी विश्वविद्यालय विधेयक 2025 लोकसभा से हुआ पास। सहकारिता मंत्री अमित शाह ने विधेयक पर हुई चर्चा का दिया जवाब। बोले, विधेयक के पारित होने से ग्रामीण अर्थव्यवस्था का होगा विकास, पैदा होंगे रोजगार के नए अवसर, सहकारी क्षेत्र में नवाचार और अनुसंधान एवं विकास को मिलेगा बढ़ावा। राज्यसभा की मंजूरी के बाद बैंककारी विधियां संशोधन विधेयक 2024 संसद से हुआ पारित। बैंकिंग क्षेत्र में सुधार के लिए किए गए हैं कई प्रावधान। अब बैंक खाता धारक अपने खाते के लिए 4 लोगों को कर सकेंगे नामित। चर्चा के बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, बैंक से लिया गया कर्ज जानबूझकर ना चुकाने वालों के खिलाफ लगातार की जा रही है कार्रवाई। राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने कहा, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका एक दूसरे के खिलाफ नहीं, नियंत्रण और संतुलन के साथ मिलकर सबको करना होगा काम। शून्यकाल के दौरान मंगलवार को हुई सर्वदलीय बैठक की जानकारी देते हुए सभापति ने की टिप्पणी। जस्टिस यशवंत वर्मा के घर पर मिले जले नोटों के मुद्दे पर हुई बैठक को बताया सार्थक। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने सदन में व्यवस्था दी कि शून्यकाल के दौरान सदन में उठाए जाने वाले लोक महत्व के अविलंबनीय मुद्दे को अब लोक महत्व के मुद्दे कहा जाएगा। सदन के नियमों और परंपराओं का पालन करने की अपील। संसद के बजट सत्र के दूसरे चरण का तीसरा सप्ताह चल रहा है। आइए जानते हैं संसद के दोनों सदनों में आज सूचीबद्ध विधायी कार्यों के बारे में। सबसे पहले चर्चा लोकसभा के तय एजेंडे की। गृह मंत्री अमित शाह आपदा प्रबंधन संशोधन विधेयक 2024 में राज्यसभा द्वारा दिए गए संशोधनों पर विचार और सदन की सहमति का प्रस्ताव करेंगे। बता दें कि ये विधेयक 12 दिसंबर 2024 को लोकसभा द्वारा पारित किया गया था और सहमति के लिए राज्यसभा में भेजा गया था। राज्यसभा ने 25 मार्च 2025 को विधेयक को संशोधनों के साथ पारित किया और उसी दिन इसे लोकसभा को लौटा दिया। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव रेल संशोधन विधेयक 2024 में राज्यसभा द्वारा किए गए संशोधनों पर विचार और सहमति का प्रस्ताव करेंगे। इस विधेयक को लोकसभा द्वारा 11 दिसंबर 2024 को पारित किया गया था और राज्यसभा में सहमति के लिए भेजा गया था। राज्यसभा ने 10 मार्च 2025 को संशोधनों के साथ इस विधेयक को पारित किया और उसी दिन इसे लोकसभा को लौटा दिया। लोकसभा में विचार तथा पारित किए जाने के लिए 2 विधेयक सूचीबद्ध हैं। पहला विधेयक आप्रवास और विदेशियों विषयक विधेयक 2025 है। गृह मंत्री अमित शाह आप्रवास और विदेशियों विषयक विधेयक 2025 पर विचार तथा पारित किए जाने का प्रस्ताव करेंगे। संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल द्वारा 17 दिसंबर 2024 को पेश किए गए गोवा राज्यसभा निर्वाचन क्षेत्र अनुसूचित जनजाति प्रतिनिधित्व का पुनः समायोजन विधेयक 2024 पर आगे विचार तथा पारित किए जाने का प्रस्ताव किया जाएगा। राज्यसभा में आज के विधायी कार्यों की बात करें तो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण प्रस्ताव करेंगी कि वित्तीय वर्ष 2025-26 की सेवाओं के लिए लोकसभा से पारित विनियोग संख्या 3 विधेयक 2025 विचार किया जाए और उसे लौटाया जाए। इसी प्रकार वित्त विधेयक 2025 को भी लोकसभा द्वारा पारित रूप में विचार किए जाने और लौटाए जाने का प्रस्ताव किया जाएगा।
रामनवमी के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तमिलनाडु के रामेश्वरम स्थित रामनाथ स्वामी मंदिर में पूजा अर्चना करेंगे और नए पंबन ब्रिज का उद्घाटन करेंगे। यह पुल पुराने ब्रिटिश काल के पुल का स्थान लेगा और रेल संपर्क को बढ़ावा देगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 6 अप्रैल को रामनवमी के अवसर पर रामेश्वरम में रामनाथ स्वामी मंदिर में पूजा अर्चना करेंगे। इस दौरान वह नए पंबन ब्रिज का भी उद्घाटन करेंगे। पंबन ब्रिज में उद्घाटन के बाद तमिलनाडु में रेल संपर्क को बढ़ावा मिलेगा। नया पंबन ब्रिज ब्रिटिश काल के पुराने पंबन ब्रिज का स्थान लेगा, जो 1 सदी से अधिक समय तक संचालित रहा। आधुनिक डिजाइन से युक्त इस नए पुल का 72.5 मीटर लंबा हिस्सा जहाजों के आवागमन के लिए ऊपर उठाया जा सकेगा, जिससे समुद्री नौवहन में सुगमता आएगी। 2.8 किलोमीटर लंबा वर्टिकल लिफ्ट सी ब्रिज 535 करोड़ रुपए की लागत से बनकर तैयार हुआ है। ये देश में अपनी तरह का पहला और दुनिया में दूसरा वर्टिकल लिफ्ट सी ब्रिज है। नया पंबन ब्रिज मौजूदा पुल से 3 मीटर ऊंचा है। पुल की ऊंचाई समुद्र तल से 22 मीटर है। ये ब्रिज रामेश्वरम को तमिलनाडु की मुख्य भूमि से जोड़ता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार के पटना में पाटलिपुत्र स्टेडियम में आयोजित सेपक टकरा विश्व कप 2025 में भारतीय सेपक टकरा दल के शानदार प्रदर्शन के लिए उन्हें हार्दिक बधाई दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस स्पर्धा में भारत के पहले स्वर्ण पदक के साथ इतिहास रचने के लिए पुरुष रेगू टीम की भी सराहना की है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, सेपक टकरा विश्व कप 2025 में शानदार खेल उत्कृष्टता का प्रदर्शन करने के लिए हमारे दल को बधाई। दल ने 7 पदक जीते। पुरुष रेगू टीम ने भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक लाकर इतिहास रच दिया। उन्होंने कहा, यह शानदार प्रदर्शन वैश्विक सेपक टकरा क्षेत्र में भारत के लिए एक आशाजनक भविष्य का संकेत देता है। राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने सदन के नेताओं के साथ अपनी बैठक के बारे में सदन को जानकारी दी। आइए सुनते हैं कि सभापति ने बैठक के बारे में क्या कहा। Honorable members, I need to indicate to the House that we yesterday had a very fruitful interaction on the issue that is agitating minds of the public. There was gracious presence of leaders of political parties, including leader of the House and leader of the opposition. Without going into the details, the deliberations were consensual, reflecting cooperation, concern, and the issue is not between institutions inter se. It is not that executive, legislature or judiciary are pitted against each other.
all the institutions in the country have to function in tandem, in togetherness, and also there are checks and balances which are well meant. It has been given by both Leader of the House and Leader of the Opposition that after having wider consultations amongst all concerned in their respective parties and otherwise, they would come to the chairman for further deliberations. That was the conclusion after both Leader of the House and Leader of the Opposition had shared their thoughts along with others. उपराष्ट्रपति एवं राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने कल संसद भवन में विभिन्न राजनीतिक दलों के सांसदों के साथ बातचीत की। केंद्रीय संचार तथा केंद्रीय पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री ज्योतिरादित्य एम सिंधिया ने कल संसद भवन में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ से मुलाकात की। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन जयराम गडकरी ने संसद भवन में उपराष्ट्रपति एवं राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ से मुलाकात की। केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री और अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरण रिजिजू, संसदीय कार्य और सूचना एवं प्रसारण राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन और विधि एवं न्याय और संसदीय कार्य राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार अर्जुन राम मेघवाल ने कल संसद भवन में उपराष्ट्रपति और राज्यसभा सभापति जगदीप धनखड़ से मुलाकात की। नेता सदन राज्यसभा एवं केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण तथा रसायन एवं उर्वरक मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने संसद भवन में उपराष्ट्रपति एवं राज्यसभा सभापति जगदीप धनखड़ से मुलाकात की। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने सदन में व्यवस्था दी है कि शून्यकाल के दौरान सदन में उठाए जाने वाले लोक महत्व के अविलंबनीय मुद्दे को अब लोक महत्व के मुद्दे कहा जाएगा। माननीय सदस्यगण, जो शून्यकाल होता है उसका नाम अविलंब लोकमत होता है। इस अविलंब को हटा के लोकमत के विषय कर रहा हूं मैं, क्योंकि कई विषय होते जो अविलंब नहीं होते। वहीं लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने सदस्यों से सदन के नियमों और परंपराओं का पालन करने की भी अपील की। माननीय सदस्यगण, आप सबसे अपेक्षा की जाती है कि आप सदन में सदन की मर्यादा और शालीनता के उच्च मापदंडों को बनाए रखें। सदन में मेरे संज्ञान में ऐसी कई घटनाएं हैं जब माननीय सदस्यों के आसन सदन की उच्च परंपराओं मापदंडों के अनुरूप नहीं है। इस सदन में पिता पुत्री, माँ बेटी, पति पत्नी सदस्य रहें। इस परिप्रेक्ष्य में मेरा नेता परिपक्ष से अपेक्षा है कि लोकसभा प्रक्रिया कार्य संचालन नियम 349 के वर्णित सभा में पालनीय नियमों के अनुरूप सदन में आचरण व्यवहार करें, जो सदन की मर्यादा और प्रतिष्ठा के अनुरूप रहना चाहिए। मैं पुनः आग्रह करता हूं, इस सदन में विशेष रूप से प्रतिपक्ष के नेता से तो ये अपेक्षा की जाती है कि वो आचरण रखें। लोकसभा ने बुधवार को त्रिभुवन सहकारी विश्वविद्यालय विधेयक 2025 पर चर्चा की और उसे पारित कर दिया। गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने ग्रामीण प्रबंधन संस्थान आनंद को त्रिभुवन सहकारी विश्वविद्यालय के रूप में स्थापित करने और इसे राष्ट्रीय महत्व का संस्थान घोषित करने के लिए विधेयक को विचारार्थ और पारित करने के लिए पेश किया था। क्योंकि सहकारिता के क्षेत्र में कोई डिग्री ही नहीं है, तो अगर कोई मानक बनाना है तो भी क्या बनाते। कोऑपरेटिव यूनिवर्सिटी बनने के बाद इसके डिप्लोमा और डिग्री वालों को ही नौकरी मिलेगी जो मेरिट्स में, गरीब बच्चों को मिलेगी। मान्यवर प्रॉफिट बेस्ड मॉडल को हम प्रोग्रेस बेस्ड मॉडल बनाना चाहते हैं, प्रॉस्पेरिटी बेस्ड मॉडल बनाना चाहते हैं। और ये मैं मानता हूं कि डोमेस्टिक के साथ साथ ग्लोबल वैल्यू चेन में भी हम बहुत बड़ा योगदान करेंगे। मान्यवर, एक न्यू एज कोऑपरेटिव कल्चर भी इस यूनिवर्सिटी से शुरू होगा और सहकारी शिक्षण
प्रशिक्षण संस्थान देश भर में हजारों की संख्या में फैले हुए, मगर किसी का कॉमन कोर्स नहीं। जैसे पैक्स का सेक्रेटरी, तो इसका कोई कोर्स ही नहीं। कोऑपरेटिव बैंक में काम करने वाला व्यक्ति, इसका कोई कोर्स ही नहीं। चीनी मिल के अंदर काम करने वाला टेक्नीशियन, इसका कोई कोर्स नहीं। सादी इंजीनियरिंग पढ़कर ही वो वहां काम करता है। आज ये सारे कोऑपरेटिव से जुड़े हुए जो रिक्वायरमेंट है, इसके कोर्स डिजाइन करने का काम हमने यूनिवर्सिटी बनने के पहले ही चालू कर दिया है। डिग्री कोर्स भी बनेंगे, डिप्लोमा कोर्स भी बनेंगे, पीएचडी भी दी जाएगी, और कुछ एग्जिस्टिंग कर्मचारी जो है उनको 1 सप्ताह का सर्टिफिकेट कोर्स भी देंगे। मान्यवर बिल के माध्यम से सहकारी सिद्धांतों का विस्तार होगा, सहकारी गतिविधियों का विस्तार होगा, नई प्रौद्योगिकी का फायदा कोऑपरेटिव को मिलेगा, अनुसंधान और नवाचार भी बढ़ेंगे, और जमीन पर एक मजबूत कोऑपरेटिव खाका समग्र देश में सिमेट्रिक तरीके से डेवलप होगा, ये मान्यवर मेरा विश्वास है। बुधवार को राज्यसभा ने बैंकिंग कानून संशोधन विधेयक 2024 पारित कर दिया। बहस का जवाब देते हुए वित्त मंत्री ने सदन को आश्वस्त किया कि सरकार का प्राथमिक उद्देश्य बैंकों को सुरक्षित, स्थिर और स्वस्थ रखना है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने यह भी कहा कि इन संशोधनों से बैंकिंग परिचालन में सुधार होगा और आम जनता को भी लाभ होगा। 68 lakh street vendors, but 94 lakh Swanidhi loan accounts have been recorded, and in all the 3 tranches, 10,000 the first tranche, 20,000 the second tranche, and 50,000 the third tranche. Second point, sir, on funding the unfunded. 50 crore loan accounts sanctioned under the PM Mudra Yojana. Again, these are unsecured loans but guaranteed by the government. Securing the unsecured, sir. 47 crore enrollments, slightly over 47 crore enrollments have been done accident insurance cover under PM Suraksha Bima Yojana. Over 21.67 crore enrollments have been done for the life insurance cover under PM Jeevan Jyoti Bima Yojana, and over 7 crore subscribers for the Atal Pension Yojana. So inclusion both for funding of the unfunded, securing the unsecured, both of them have taken place throughout these 10 years, sir. The current reporting Friday, so every bank reports every Friday, that system has several limitations, so the accuracy and effectiveness of reporting data is affected. Therefore, that is now being changed through one of the amendments so that it can be the last day of the fortnight or month or the quarter. And so we are redefining substantial interest. Currently, it is either 5 lakh rupees or 10% of the paid up capital. We retain the 10% paid up capital, we are not changing that. But 5 lakhs for the substantial interest definition, which was last touched in 1968. So since 68, it remains at 5 lakh. Now we are enhancing it to 2 crores, but retaining the 10% paid up capital for defining what is substantial interest. Is about nominees, on which many of the members have spoken. I think it is important to recognize in this day and age, banks have terrible problem if the nomination is not made, or if it is wrongly made, or if it is made for cash and FDs also, too many names being given and so on. So we've said simultaneous nomination will be permitted for cash and for FDs, whereas for lockers and articles in safe custody, it can be only simultaneous nomination. The option is given. These are already being used in insurance policies and so on. It is easier to handle claims. Otherwise, people who are running after to prove that they are the actual nominees becomes very difficult for them, and therefore this is being brought in. And then the transfer of unclaimed dividend is being brought in here. Currently, sir, it is important for us to recognize that public sector banks
have provisions for transferring unclaimed dividends to the Investor Education and Protection Fund. However, there are no provisions for transferring unclaimed shares, bond redemption, interest amounts to the IEPF. So the proposed amendment seeks to include these additional categories, ensuring that the unclaimed shares, bond redemption, interest amounts are also transferred to the IEPF. लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने संसद परिसर में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा के साथ लिवर हेल्थ चेकअप कैंप का शुभारंभ किया। उन्होंने आशा जताई कि संसद सदस्यों में लिवर स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता बढ़ाने में यह शिविर उपयोगी सिद्ध होगा। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने बुधवार को कहा कि भारत और चीन 2020 में गलवान घाटी में हुई झड़पों से तनाव के बाद संबंधों को फिर से स्थापित करने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि तनावपूर्ण संबंध किसी भी पक्ष के लिए फायदेमंद नहीं होंगे। प्रमुख थिंक टैंक एशिया सोसाइटी द्वारा आयोजित एक संवाद सत्र में डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा कि भारत 2020 में चीन की कार्रवाइयों के कारण हुए नुकसान को ठीक करने की कोशिश कर रहा है। डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा कि अंतर को विवाद नहीं बनाना चाहिए और प्रतिस्पर्धा को संघर्ष नहीं बनाना चाहिए। हम कई मुद्दों पर प्रतिस्पर्धा करते हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि हमारे बीच संघर्ष होना चाहिए। It took us 12 more years for a Prime Minister of India to visit that country. And from 1988, there was a certain understanding between India and China on the basis of which the relationship was rebuilt. Okay. We obviously couldn't solve the problems, in most of all the boundary issue, but we built a relationship with managed it. There were dialogues and negotiations going on while other parts of the relationship grew. Okay, the economic relationship grew. You know, there were more exchanges. People went up. You know, the rest, and even on the boundary. In fact, we had a series of agreements which laid out in great detail protocols on how to manage the boundary, how to deploy, how to ensure that something accidental doesn't happen. All the while, you know, negotiations were going on to find a solution to the boundary issue. In terms of, I would say, principles or concepts, we have basically made 2 points, which is differences should not become disputes, and that competition should not become conflict. That we can differ on many issues. Yes. We do compete on many issues. But because we compete doesn't mean that there should be a conflict between us. We are very realistic about it. You know. So we know that you know, between India and China, there will, at least in the foreseeable future, there will be issues. But there are ways of addressing those issues. Yes. And what happened in 2020 was not the way to address those issues. So right now, we feel that from October of last year, the relationship has seen some improvement. We are working on different aspects of it. I've met my counterpart a few times, so have my other senior colleagues. And what we are trying step by step is to see if you know, we can rebuild, undo some of the damage which happened
as a result of their actions in 2020, and we can rebuild the relationship. केंद्र ने राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों और कुछ केंद्रीय मंत्रालयों को सार्वजनिक स्थानों पर महिलाओं और बच्चों के लिए फीडिंग और चेंजिंग रूम बनाने का निर्देश दिया है। महिला और बाल विकास मंत्रालय ने सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, नागरिक उड्डयन मंत्रालय, रेलवे बोर्ड और राज्य सरकारों को पत्र लिखकर ऐसी सुविधाएं उपलब्ध कराने को कहा है। नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने बताया है कि विभिन्न हवाई अड्डों पर कुल 312 फीडिंग और चेंजिंग रूम बनाए गए हैं, जिनमें भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के तहत 164 और गैर AAI हवाई अड्डों में 148 शामिल हैं। चुनाव आयोग ने इंडिया इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डेमोक्रेसी एंड इलेक्शन मैनेजमेंट में विभिन्न बैचों में 1 लाख से अधिक बूथ स्तरीय अधिकारियों का पहला प्रशिक्षण शुरू किया है। मैं भारत हूँ, भारत है मुझमें, मैं ताकत हूँ, ताकत है मुझमें, मैं भारत हूँ, भारत है मुझमें, मैं ताकत हूँ, ताकत है मुझमें। हम भारत को नतमस्तक है, हम योद्धा के 2 हस्तक है, हम भारत भाग्य विधाता है, हम भारत के मतदाता है। मतदान मतदान देने जाएंगे भारत के लिए, भारत के लिए। मैं भारत हूँ, भारत है मुझमें, मैं ताकत हूँ, ताकत है मुझमें, मैं भारत हूँ, भारत है मुझमें, मैं ताकत हूँ, ताकत है मुझमें, मैं भारत हूँ, भारत है मुझमें, मैं ताकत हूँ, ताकत है मुझमें। मतदान मतदान देने जाएंगे भारत के लिए, भारत के लिए। कहते हैं दुनिया में कहीं जन्नत है तो वो कश्मीर में है। कश्मीर के श्रीनगर में डल झील के किनारे स्थित एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन पर्यटकों के लिए खोल दिया गया है। चलते चलते आपको छोड़ जाते हैं ट्यूलिप की कुछ खूबसूरत तस्वीरों के साथ। आप बने रहिए सनसेट टीवी के साथ और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।